Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. कभी किसी ने आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कही हो और उस एक जुमले के बाद आपका पूरा फैसला बदल गया हो। आपने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और सामने से आवाज़ आई, ठीक है, तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस इतना सा जुमला, लेकिन उसके बाद आपके अंदर कुछ चलने लगता है और आप सोचते हैं कि क्या मुझे कर देना चाहिए था, या फिर शायद मैंने ज़्यादा सख्ती कर दी और फिर वो मेरे लिए इतना करता है, मैं एक बार उसके लिए ये काम नहीं कर सकता जो उसने कहा। और कुछ देर के बाद आप वही काम कर देते हैं जिसे आपने कुछ मिनट पहले क्लियरली मना कर दिया था। लेकिन इस बार आपने वो काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, आपने वो काम गिल्ट की वजह से किया। और यहाँ से आज का सवाल शुरू होता है कि क्या गिल्ट हमेशा हमारी गलती बताता है, या क्या गिल्ट को भी किसी इंसान के ख़िलाफ़ एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एंड रैमन शेख सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पोल्स ऑफिशियल्स। ये है हमारी सीरीज़ द हिडन मैनिपुलेशन, जहां हम उन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी इतने सबटल्स होते हैं कि सामने वाला इंसान मैनिपुलेट होने के बावजूद ये समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और आज हमें एक ऐसे पैटर्न के अंदर जा रहे हैं जिसका नाम है गिल्ट ट्रैप, यानी कि हाउ मैनिपुलेटर्स मेक यू फील गिल्टी। और इस टॉपिक को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गिल्ट एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन इमोशंस है। अगर किसी इंसान को ये महसूस करवा दिया जाए कि गलती सिर्फ तुम्हारी है, तो कभी कभी उसे कंट्रोल करने के लिए उस पर ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद अपने डिसीजंस को बदल लेता है और ख़ुद अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ देता है और ख़ुद अपॉलॉजी कर देता है और ख़ुद सामने वाले को सेटिस्फाई करने लगता है, और कभी कभी ख़ुद ही अपने ही ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत क्लियर करना ज़रूरी है एक बात, कि हम हर गिल्ट को मैनिपुलेशन नहीं कह सकते और ना ही कहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें वाकई किसी को हर्ट किया है या किसी के साथ में हमने नाइंसाफ़ी की है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन गिल्ट जो है वो हमें अपनी गलती समझने और करेक्ट करने की तरफ लेकर जा सकता है। ये हेल्दी गिल्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर भी उसे बार बार ऐसा फील करवाया जाए कि जैसे कि तुम सेल्फिश हो, तुम मेरी परवाह ही नहीं हो तुमको, या तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, या मैं तुम्हारे लिए इतना किया और तुम कुछ भी नहीं, तो फिर यहाँ पर सवाल आ जाता है कि क्या यहाँ गिल्ट सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ रहा है, या किसी और ने गिल्ट को क्रिएट किया है आपके अंदर। और इसी पॉइंट पर मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ जो हमारी हर सीरीज़ की बुनियाद है। हम हर टॉपिक के बारे में बिखरी हुई नॉलेज को एक जगह समेटने की कोशिश करते हैं
ताकि एक इंसान को एक ही जगह पर उस टॉपिक को समझने की एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग मिल सके और उसे हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग जगह जाके भटकना ना पड़े। हम ये दावा नहीं करते कि जो कुछ हम बता रहे हैं वही इल्म का आखिरी दर्जा है, लेकिन अल्लाह ने जो कुछ इल्म अता फरमाया, जो समझ अता फरमाई, उसके अकॉर्डिंग उस पर गौर करना और फिर इंसानियत के काम में लाने की कोशिश करना, ये एक कोशिश है और हमारे लिए ये कोशिश काबिल शुक्र होगी अगर इस सीरीज़ से एक दिल भी जाग जाता है या एक दिल को भी इससे कोई फ़ायदा हासिल होता है तो। बल्कि साथ ही जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी हिडन पैटर्न को पहचानने की ज़रूरत को महसूस करे तो उसके पास कम से कम इतनी समझ ज़रूर हो कि वो ख़ुद से एक सवाल कर सके कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ क्या वो मेरी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या कोई मुझे गिल्ट को फ़ील करवा रहा है या फिर ये मेरी चॉइस को कंट्रोल कर रहा है। और अब इसी सवाल से हम गिल्ट ट्रैप के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि गिल्ट ट्रैप की सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि कोई आपको गिल्टी कह देता है। सबसे डेंजरस बात ये है कि आप धीरे धीरे ख़ुद भी उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं और अपनी बाउंड्रीज़ को सेल्फिशनेस समझने लगते हैं और अपनी ज़रूरत को ईगो समझने लगते हैं खुद ही, और अपने नो को गलती समझने लगते हैं और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ले जाते हैं और यहीं से मैनिपुलेशन अंदर काम करना शुरू करती है। और अब हमें यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गिल्ट ट्रैप एक्चुअली कैसे बनता है, कौन से सेंटेंस इसके पीछे छुपे हुए होते हैं और कैसे एक नॉर्मल डिसएग्रीमेंट इमोशन और इमोशनल प्रेशर में ये बदल जाता है और कैसे एक इंसान को बिना धमकी के सिर्फ उसके इमोशंस के ज़रिए उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ डिसीजन लेने पर मजबूर किया जा सकता है। और अब हम इसी मैकेनिज़्म को एक एक लेयर में खोलेंगे। और गिल्ट ट्रैप को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंपल डिफरेंस समझना होगा कि गिल्ट और गिल्ट ट्रैपिंग एक चीज़ नहीं होते। गिल्ट जो है आपके अंदर से आ सकता है, आपने किसी के साथ गलत किया, आपको रियलाइज़ हुआ, आपको अफसोस हुआ और आपने अपनी गलती को करेक्ट करने की कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ गिल्ट आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन गिल्ट ट्रैप में डायरेक्शन उलट जाती है। आपने कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन कोई दूसरा इंसान आपको फील करवाता है कि जैसे आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं और धीरे धीरे आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन को देखना छोड़कर आप उस इंसान के इमोशन को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से एक मैनिपुलेशन का एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म सामने आता है, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिसयूज़। यानी कि इंसान नेचुरली दूसरों की फीलिंग की परवाह करता है। अगर मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है तो मैं नेचुरल सोचूंगा कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, ये एम्पैथी है। लेकिन एक मैनिपुलेटर इसी एम्पैथी को यूज़ कर सकता है क्योंकि वो ये फील करवा सकता है कि क्या सामने वाले की हर नेगेटिव फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपने मना किया तो वो हर्ट हुआ तो गलती आपकी, आप अवेलेबल नहीं हैं तो वो डिसअपॉइंट हुआ तो आपकी गलती, आपने डिसएग्रीमेंट किया तो वो एंग्री हो गया तो आपकी गलती, आपने अपनी बाउंड्रीज़ रखी तो वो इमोशनल हो गया तो फिर भी आपकी गलती। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या किसी दूसरे इंसान का हर इमोशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है? तो जवाब होगा कि नहीं। आप अपने बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल हैं
आप अपने वर्ड्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपने एक्शन के रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन दूसरा इंसान आपकी हर चॉइस पर क्या फील करेगा ये कंप्लीटली आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप रिस्पेक्टफुल नो कह सकते हैं और सामने वाला फिर भी डिसअपॉइंट हो सकता है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को रख सकते हैं और सामने वाला फिर भी अपसेट हो सकता है। आप किसी डिमांड को रिफ्यूज़ कर सकते हैं और सामने वाले को फिर भी बुरा लग सकता है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि आपने उसके साथ गलत किया। ये जो है ये डिस्टिंक्शन यानी कि गिल्ट ट्रैप से बचने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन को देखिए कि एक फ्रेंड आपसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आज मेरे साथ चलो। आपके पास ऑलरेडी अपना इम्पॉर्टेंट काम है। आप कहते हैं सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊँगा, तो वो फ़ौरन कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है तब मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। अब आप क्या होंगे? आप चुप। फिर वो कहता है कि मुझे पहले से पता था तुम मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं करोगे। अब आपके पास दो चॉइस हैं, एक आप अपना काम छोड़कर उसके साथ चले जाएं, दूसरी आप रुक कर सोचें कि क्या मैंने वाकई में उसके साथ गलत किया है। अगर आपका आंसर है कि नहीं, मैंने सिर्फ अवेलेबल ना होने की बात कही है, तो फिर आपको उसके डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो रिस्पेक्ट हो सकता है मे बी, लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट को अपनी मॉरल फेलियर समझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक सबटल डिफरेंस है। और जो है डिसअपॉइंटमेंट समवन इज़ नॉट ऑलवेज द सेम एज रॉन्गिंग समवन, बिकॉज कि कभी कभी आप किसी को डिसअपॉइंट करेंगे तो फिर आप भी सही होंगे। और क्योंकि दुनिया में हर इंसान की एक्सपेक्टेशन पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अब इसी पैटर्न्स को फैमिली में देखें अगर, कि एक एडल्ट अपने पेरेंट्स के साथ किसी डिसीजंस पर एग्री नहीं करता, उसे कहा जाता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, आज तुम्हारी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, अगर तुम्हें हमारी इज्जत होती तो तुम कभी मना नहीं करते। और अब यहाँ पर फैमिली और रिस्पेक्ट का नाम आ गया और ये चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि फैमिली जो है वो रिलेशनशिप में इमोशन नेचुरली डीप होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हर डिमांड को एक्सेप्ट कर लें। अगर ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर पर्सनल चॉइस को सरेंडर कर दें, क्योंकि किसी ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया हो तो उस सैक्रिफाइस की कदर करना अच्छी बात है, लेकिन उस कदर को लाइफ टाइम कंट्रोल करने का लाइसेंस बना देना एक अलग चीज़ होती है। यहाँ फिर हमारा पहला पिलर सामने आता है जो कि है एक्सेस, यानी कि मैनिपुलेशन को काम करने के लिए हर बार कोई स्ट्रेंजर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी मैनिपुलेटर वो होता है जिसके पास पहले से ही आपकी इमोशनल दुनिया का एक्सेस मौजूद होता है, जैसे कि फैमिली, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि पार्टनर, जैसे कि कोलीग्स, जैसे कि सीनियर या कोई ऐसा शख्स जिसकी ओपिनियन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा किसी की ओपिनियन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उतना ही ज़्यादा उसके वर्ड्स आपके लिए इमोशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए गिल्ट ट्रैप में रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। एक स्ट्रेंजर अगर कहे कि तुम सेल्फिश हो तो शायद आप इग्नोर कर सकते हैं या कर दें, लेकिन अगर वही बात ऐसे इंसान से आ जाए जिसे आप डीपली लव करते हो, जिसकी अप्रूवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो वहाँ पर एक सेंटेंस आपके अंदर से और आपको अंदर से हिला देगा। और यहाँ से ट्रस्ट यानी कि हमारा सेकंड पिलर के तौर पर सामने आ जाता है कि जिस इंसान पर हम ट्रस्ट करते हैं उसकी बात को हम नेचुरली ज़्यादा वेट देते हैं, और इसी ट्रस्ट की वजह से कभी कभी हम उसके एक्यूज़ेशन को वेरीफाई किए बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और शायद वाकई मेरी गलती थी। यहीं से गिल्ट ट्रैप पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला
सिर्फ वो आपको गिल्ट नहीं कह रहा, वो आपको माइंड के अंदर एक क्वेश्चन डाल रहा है कि कहीं मैं ही तो बुरा इंसान नहीं हूँ। और जब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो तो सिर्फ सेल्फ डाउट डेवलप हो सकता है। आप हर बाउंड्रीज़ के बाद गिल्टी, हर डिसएग्रीमेंट के बाद गिल्टी, हर रिफ्यूज़ल के बाद गिल्टी और हर अपनी ज़रूरत को इम्पॉर्टेंस देने के बाद गिल्टी। और फिर आपको कंट्रोल करने के लिए सामने वाले को हर बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैंने मना किया तो वो बुरा मान जाएगा, अगर मैंने अपनी बात को रखी तो शायद सेल्फिश लगूंगा, अगर मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को रखी तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। यहीं अब सामने वाला प्रेजेंट नहीं भी है तो भी उसका इमोशन और इमोशनल प्रेशर आपके डिसीजंस मेकिंग में मौजूद होगा और होता भी है। और यहाँ गिल्ट ट्रैप का सबसे डेंजरस फेज़ शुरू हो सकता है कि जब मैनिपुलेटर को आपको कंट्रोल करने के लिए हर बार कुछ कहना नहीं पड़ता, आप ख़ुद को कंट्रोल करना खुद ही शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि मैनिपुलेटर गिल्ट क्रिएट करने के लिए एग्जैक्टली कौन से पैटर्न्स को यूज़ करते हैं? क्या सिर्फ तुम सेल्फिश हो कहने से गिल्ट ट्रैप हो जाएगा, या साइलेंट ट्रीटमेंट, कंपैरिजन, सैक्रिफाइस या इमोशनल विड्रॉवल भी इसी मैकेनिज़्म का हिस्सा बन सकते हैं? गिल्ट ट्रैप हमेशा एक सीधा सेंटेंस से नहीं आता है। कभी कभी सामने वाला ये नहीं कहता या कहेगा कि मैं तुम्हें गिल्टी फील करवाना चाहता हूँ या मैं तुम्हें गिल्टी फील करवा रहा हूँ। वो बस कुछ ऐसे लफ्ज़ कहेगा या कुछ ऐसा बिहेवियर आपके सामने लेकर आएगा या करेगा कि गिल्ट का बाकी का काम आपका माइंड खुद ऑटोमेटिकली कर लेगा। और यहीं से हमें गिल्ट ट्रैप का कुछ रियल पैटर्न समझने चाहिए। जैसे कि पहला पैटर्न वो है इमोशनल डेप्थ, यानी कि आपने किसी के लिए कुछ किया या किसी ने आपके लिए कुछ किया और बाद में उस चीज़ को बार बार याद दिलाए जाने लगे आपको कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, जब सब तुम्हारे ख़िलाफ़ थे तब मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया और तुम एक काम मेरे लिए नहीं कर सकते। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या किसी की काइंडनेस को बाद में आपकी ओबीडियंस यानी कि ख़रीदने के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो जवाब होगा कि हाँ। और यही इमोशनल डेप्थ का डेंजरस पार्ट है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ या आपके लिए कोई भी कुछ करता है तो मैं उसे काइंडनेस के तौर पर सामने लाऊंगी या आपके लिए कोई सामने वाला लेकर आएगा। लेकिन अगर मैं बार बार या हर बार उसका जो बिल है वो लेकर आपके सामने बैठना शुरू कर दे या मैं या कोई भी, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात की जा रही है, लेकिन अगर हर फेवर के बाद एक हिडन एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो फेवर जो है वो फेवर नहीं रह जाएगा, वो एक लीवरेज बन जाएगा। और यहाँ हमारा तीसरा पिलर सामने आ जाता है जो कि है एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आपकी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्लॉयटेशन, आपकी जो एम्पैथी है उसको एक्सप्लॉयटेशन, आपकी लॉयल्टी को एक्सप्लॉयटेशन, आपके गिल्ट को एक्सप्लॉयटेशन, आपको या ये फील करवाना कि तुम मेरे लिए एहसान के नीचे हो, और फिर उस इंसान को यूज़ करके आपसे वो चीज़ करवाना जो आप नेचुरली नहीं करते। दूसरा पैटर्न है कि कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन भी गिल्ट क्रिएट करने के लिए एक पावरफुल तरीका हो सकता है। जैसे कि देखो, फला इंसान अपने पेरेंट्स के लिए कितना करता है, तुम्हारी बहन होती तो कभी मना नहीं करती, मैं दूसरे फ्रेंड्स कभी मुझे इस तरह रिफ्यूज़ नहीं करते, मेरे बाकी सब मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं, बस तुम नहीं निकालते, शायद मुझ में ही कमी है। और फिर आप अपनी एक्चुअल कैपेसिटी के मुताबिक डिसीजन लेने के बजाय कंपैरिजन से
बचने के लिए डिसीजंस को लेना शुरू करते हो। और ये स्पेशली उन लोगों के साथ पावरफुल हो सकता है जो अप्रूवल को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये डिसएग्रीमेंट प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बुरा इंसान ना लगूं, ये थॉट ही उनके लिए डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगता है। और हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये नेचुरली चीज़ें कई बार हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। मगर तीसरा पैटर्न है साइलेंट ट्रीटमेंट। अब एक और सिचुएशन को देखिएगा कि अब आपने किसी डिमांड को मना कर दिया, सामने वाला आर्ग्यू नहीं करता, बस अचानक मैसेज कम, बात कम, कोल्ड बिहेवियर एकदम और डिस्टेंस। और जब आप पूछते हैं कि क्या हुआ, जवाब मिलता है कुछ नहीं। लेकिन आप क्लियरली फील कर रहे हैं कि कुछ तो बदला है। फिर आप सोचने लगते हैं शायद मेरी वजह से हुआ। आप दोबारा मैसेज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अपॉलॉजी करते हैं और कभी कभी वो चीज़ भी मान लेते हैं जिसके लिए आपने पहले नो कहा था। और यहाँ हमें एक डिस्टिंक्शन समझना होगा कि हर साइलेंस मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कोई जेन्युइनली भी अपसेट हो जाता है और उसे प्रोसेस करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। हेल्दी कम्युनिकेशन में भी वो कह सकता है कि मैं अभी अपसेट हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और हम बाद में बात करेंगे। ये एक बाउंड्री हो सकती है। लेकिन अगर साइलेंस को बार बार आपको पनिश करने, आपको एंजाइटी क्रिएट करने के लिए, एंशियस करने के लिए या आपसे डिज़ायर्ड बिहेवियर करवाने के लिए भी यूज़ किया जाए, तो ये इमोशनल प्रेशर का पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर फिर कंट्रोल, हमारा फोर्थ पिलर सामने आकर खड़ा होता है। और आपने नो कहा, साइलेंस मिला। आपने बाउंड्रीज़ रखी, कोल्ड बिहेवियर मिल गया। आपने डिसएग्रीमेंट किया, अफेक्शन विड्रॉवल कर दिया या कर दी गई। और धीरे धीरे आप सीखने लगते हैं कि अगर मुझे पीस चाहिए तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। यही कंडीशनिंग जो है बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आप डिसीजंस इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि कि वो आपके लिए सही है। आप डिसीजंस इसलिए ले रहे हैं ताकि पनिशमेंट ना मिले आपको, कि सामने वाला आपसे एकदम रूठ ना जाए, सामने वाला खामोशी अख्तियार ना कर ले, सामने वाला आपको मैसेज करना बंद ना कर दे। तब आप क्या करते हैं, तब आप रिक्वेस्ट मोड में आ जाते हैं और सामने वाला जो गलत बातें भी कर रहा होता है आप उसको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस पैटर्न को सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि फियर ऑफ इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आने लगते हैं, मान लीजिए। और चौथा पिलर को देखेंगे, यानी कि आफ्टर ऑल आई हैव डन फॉर यू। ये सेंटेंस बहुत रिलेशनशिप में सुनने को मिल सकता है। मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, और इसके बाद आपकी करंट सिचुएशन इररिलेवेंट हो जाती है। आपने आज क्या डिसाइड किया वो डिस्कस नहीं होता है, क्योंकि आपने मना किया वो डिस्कस नहीं होता है। बस पुराने सैक्रिफाइस की लिस्ट खुल जाती है और आपको फील करवाया जाता है कि अगर आपने अब नो कहा तो आप उन सारे सैक्रिफाइस के अनग्रेटफुल हो जाएंगे सामने वाले की लिस्ट में, और सामने वाला आपको गुनहगार बना देगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड और परमानेंट ऑब्लिगेशन ये एक चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप किसी के एहसानमंद हो सकते हैं और फिर भी किसी पर्टिकुलर डिमांड को रिफ्यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आप किसी की केयर अप्रिशिएट कर सकते हैं और फिर भी आप कह सकते हैं कि इस बार मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये एक हेल्दी बाउंड्रीज़ है। पांचवा पैटर्न देखेंगे कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग, यानी कि और अब गिल्ट ट्रैप का एक और सीरियस फॉर्म है ये, जो कि इमोशनल ब्लैकमेल, यानी कि इसमें मैसेज कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर देख लेना क्या होगा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम ये ज़रूर करोगे। तुम्हारी वजह से मैं इतना हर्ट हूँ, अगर तुम चले गए तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा अपने साथ। ये जो इमोशंस हैं ये कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं रहे, ये प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं।
और जब किसी इंसान को ये रिपीटेडली फील करवाया जाए कि मैं इमोशनल स्टेट मेरी जो है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इमोशनल स्टेट, तो वो रिलेशनशिप के अंदर अपनी बाउंड्रीज लूज़ कर सकता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ भी एक ज़रूरी डिस्टिंक्शंस है कि किसी इंसान का जेन्युइनली हर्ट होना और उस हर्ट को आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इसीलिए सिर्फ इमोशंस देखकर कॉन्क्लूज़न नहीं, पैटर्न्स को देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या हर बार जब आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं सामने वाला इमोशनल क्राइसिस क्रिएट करता है? क्या हर डिसएग्रीमेंट के बाद आपको गिल्टी बनाया जाता है? क्या आपको बार बार अपनी बाउंड्रीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करना पड़ता है? क्या आपको पीस मेंटेन करने के लिए रिपीटेडली अपनी चॉइस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है? और हाँ, तो फिर ये सिर्फ एक इमोशनल कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, ये एक पैटर्न हो सकता है। और इसी पैटर्न को समझना है कि गिल्ट ट्रैप से बचने की पहली सीढ़ी ये है। तो हमारे सामने अब एक सवाल आकर खड़ा होता है कि आखिर मैनिपुलेटर को पता कैसे चलता है कि किसी इंसान को किस बात पर गिल्टी फील करवाया जा सकता है? क्योंकि हर बार इंसान एक ही चीज़ से मैनिपुलेट नहीं होता। किसी के लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, किसी के लिए प्यार इम्पॉर्टेंट होता है, किसी के लिए लॉयल्टी इम्पॉर्टेंट होती है, किसी के लिए रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होती है, किसी के लिए अप्रूवल इम्पॉर्टेंट होता है और किसी के लिए डर, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही वजह है कि गिल्ट ट्रैप को समझने के लिए सिर्फ वर्ड्स को देखना काफ़ी नहीं है। क्योंकि कई बार आपके पेरेंट्स को लोग मैनिपुलेट कर जाते हैं और साइलेंट मैनिपुलेशन उनके साथ हो जाती है, जिसमें कि हिडन मैनिपुलेशन होती है कि लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ गलत फैसले ले लेते हैं पब्लिक के प्रेशर में आके कि लोग क्या कहेंगे। और कई बार ये जो हिडन मैनिपुलेशन है ये रिलेशनशिप में हो जाती है। और हमें ये समझना होगा कि मैनिपुलेटर आपकी किस इमोशनल वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर किसी इंसान के लिए लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसे कहा जा सकता है कि अगर तुम सच में लॉयल होते तो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। अगर किसी के लिए फैमिली अप्रूवल बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कहा जा सकता है कि तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली हर्ट हो रही है और हर्ट होती है, हो चुकी है। अगर किसी के लिए लव इम्पॉर्टेंट है तो कहा जा सकता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम्हें ये करना ही चाहिए था। अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो कहा जा सकता है तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर किसी इंसान के लिए बीइंग अ गुड पर्सन उसकी आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो उसे कहा जा सकता है कि अच्छा इंसान कभी ऐसा नहीं करता जैसा तुमने मेरे साथ किया है, जबकि आपने अभी किसी के साथ कुछ किया ही नहीं। और अब ज़रा सोचेगा कि ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं रहा, ये आपकी आइडेंटिटी को टच कर रहा है। आपके अंदर के थॉट आ सकता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि आपको एकदम अपने अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है और आप अपने अंदर से डर जाते हैं ऐसी बात सुन के कि आप सामने वाले की नज़रों में गिर गए और आप अपनी इमेज को बचाने के लिए वो काम फिर कर जाते हैं आपकी बिना इजाज़त के। आपकी ख़ुद की परमिशन नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो काम, और वो आपके लिए आपको बिलीव करवाने की कोशिश कर रहा है कि आपका डिसीजन आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है, और आप ये बात मान भी लेते हैं। लेकिन क्या हर नो सेल्फिश होता है? तो जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। आप किसी की हेल्प नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्टलेस हो। आप किसी रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सामने वाले की एंटायर वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। आप किसी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनग्रेटफुल हैं। आपको अपना टाइम चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत करना एक अलग बात है और मोहब्बत में ख़ुद को ज़लील करवाना एक अलग। लेकिन मोहब्बत ये नहीं कहती कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को उठाकर किसी दराज में रख दें। आपकी बाउंड्रीज़ आपके कैरेक्टर को
प्रूफ नहीं करती। कभी कभी बाउंड्रीज सिर्फ ये बताती हैं कि आपको पता है कि आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। अब एक रियल सिचुएशन को और समझिएगा कि कलीग बार बार अपना काम आप पर डाल देता है। पहली बार आपने उसकी हेल्प कर दी, दूसरी बार भी कर दी, तीसरी बार आप कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, इस बार मैं अपना काम कंप्लीट करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं समझता था तुम टीम प्लेयर हो। बस एक सेंटेंस, लेकिन सडनली आपको लगता है कि शायद मुझे हेल्प कर देनी चाहिए। या कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान बड़ा मजबूर बन के आता है, बड़ा इनोसेंट बन के आता है और आपसे अपना काम निकलवा लेता है, आपको इमोशनल ट्रैप करके, और आप वो काम कर भी देते हैं। लेकिन अब देखिए कि उसने आपसे डायरेक्टली ये नहीं कहा कि आप काम छोड़ दो, अपना काम। इसलिए आपकी आइडेंटिटी को उसने टच किया कि तुम टीम प्लेयर हो, मुझे तो लगता है तुम बहुत हेल्पफुल नेचर के हो, मुझे तो लगा आप डाउन टू अर्थ हो, मुझे तो लगा आप बहुत अच्छे इंसान हो, मगर आप तो बहुत बुज़दिल निकले, आप बुरे निकले, आप तो ऐसे नहीं हो जैसे मैंने आपके बारे में सुना था। तो क्या हुआ, आप अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को अपने कैरेक्टर के अगेंस्ट समझने लगे और यहीं पर गिल्ट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और इसीलिए साइकोलॉजी की एक लैंग्वेज को समझना हो तो हमें बिगिंस नेचुरली सोशल अप्रूवल को वैल्यू करते हैं हम, कि हम चाहते हैं कि हम अच्छे समझे जाएं सोसाइटी में, लॉयल समझे जाएं, केयरिंग समझे जाएं, रिस्पॉन्सिबल समझे जाएं। और जब कोई इंसान इसी नीड को रिपीटेडली एक्टिव करता है तो हम उसकी अप्रूवल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी चॉइस को बदल सकते हैं। और इसीलिए गिल्ट ट्रैप का एक जो है हिडन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है, या क्या मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि सामने वाला मुझे अच्छा समझे। दोनों आंसर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब एक और डेंजरस पैटर्न जो कि है विक्टिम पोजीशन, कि कभी मैनिपुलेटर खुद को विक्टिम की पोजीशन में रख देता है और हर कन्वर्सेशन का सेंटर उसका पेन, उसका सेक्रीफाइस, उसका डिसअपॉइंटमेंट, उसकी फीलिंग, और धीरे धीरे आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम कन्वर्सेशन से गायब हो जाती है। आप किसी इशू को डिस्कस करने के लिए आए थे, लेकिन कन्वर्सेशन का एंड इस पर होता है कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया, और आप बाउंड्रीज़ डिस्कस करना चाहते थे मगर एंड हुआ कि तुम मेरी फीलिंग्स की तुमको कोई परवाह ही नहीं है। आप अपना कंसर्न एक्सप्लेन करना चाहते थे और एंड में आप ही अपोलोजाइज़ कर रहे होते हैं। अब एक सेकंड के लिए कन्वर्सेशन को रिवर्स करके देखें तो इशू लेकर कौन आया था और एंड में गिल्टी कौन हो गया। अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो इस पैटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी कम्युनिकेशन में दोनों लोगों की फीलिंग्स के लिए जगह होती है। सिर्फ एक इंसान हमेशा विक्टिम और दूसरा इंसान हमेशा कल्प्रिट, ये एक हेल्दी डायनामिक नहीं होता। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस होता है कि अकाउंटेबिलिटी और मैनिपुलेशन में फ़र्क होता है। जैसे कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप कह सकते हैं कि तुम्हारी इस बात से मुझे हर्ट हुआ, ये कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन अगर हर डिसएग्रीमेंट में कहा जाए कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम्हें किसी की फीलिंग की परवाह नहीं, तुम अच्छे इंसान होते तो ऐसा कुछ ना करते, तो कन्वर्सेशन स्पेसिफिक बिहेवियर से निकलकर कैरेक्टर अटैक बन सकती है। हेल्दी अकाउंटेबिलिटी कहती है कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर मुझे हर्ट हुआ है। मैनिपुलेटिव गिल्ट कहता है कि तुम ही बुरे हो। और ये जो डिफरेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी स्पेसिफिक एक्शन को डिस्कस किया जाता है तो उस एक्शन को करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब आपके पूरे कैरेक्टर को गिल्टी बना दिया जाए तो आप डिफेंड करते रह जाते हैं और सामने वाला कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसीलिए अगले वक्त में जब कोई आपको गिल्ट फील करवाए तो फ़ौरन ये मत पूछिए कि मैं उससे कैसे खुश करूं।
पहले पूछिए कि एक्चुअल इशू क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या किया मैंने, क्या मैंने वाकई में बाउंड्री को क्रॉस किया, क्या मैंने या मुझसे मेरी एक्शन के लिए अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था, या क्या मुझे सिर्फ सामने वाले की एक्सपेक्टेशन पूरी ना करने के लिए गिल्टी बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इमोशन से बाहर निकालकर रियलिटी देखने में हेल्प करेंगे। और अब हम गिल्ट ट्रैप का सबसे डिफ़िकल्ट हिस्से की तरफ जाएंगे, जब गिल्ट इतना रिपीट हो जाए कि इंसान को सामने वाले का बोलना भी ज़रूरत ना पड़े उसे बोलने की, तो वो खुद ही हर डिसीजंस को पहले से गिल्ट फील करे। तो वहाँ से मैनिपुलेशन सिर्फ बाहर नहीं रहती, इंसान के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो अगर आप सोचें कि अगर किसी इंसान को बार बार ये फील करवाया जाए कि तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपसेट हूँ, तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि हर नई सिचुएशन में वो इंसान पहले सामने वाले को नहीं देखता, खुद को देखता है। शायद फिर मेरी गलती है, शायद फिर से मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद मुझे मना नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे और एडजस्ट कर लेना चाहिए था, एडजस्ट करने में क्या है, चल मैं ही कर लेता हूँ। और धीरे धीरे एक डेंजरस हैबिट डेवलप हो सकती है, जो कि है सेल्फ ब्लेम, यानी कि सामने वाला कुछ भी करे, आप पहले से अपने आप को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और यहाँ गिल्ट ट्रैप को एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसका समझ में आता है कि आप अपनी रियलिटी पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। कि मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, सामने वाला आपको बार बार इग्नोर करता है, आप उसे पूछते हैं कि तुम मुझे इतना डिस्टेंट क्यों हो, तो वो जवाब देता है कि तुम बहुत डिमांडिंग हो। आप कहते हैं लेकिन मैंने तो सिर्फ कम्युनिकेशन चाहता हूँ, वो कहता है तुम मुझे सफोकेट करते हो। आप चुप हो जाते हैं। अगला दिन आप अपनी नॉर्मल नीड को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अब आपके माइंड में एक बिलीव आ गया कि मेरी नीड्स ही मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए कि ओरिजिनल इशू क्या है, कम्युनिकेशन, लेकिन कन्वर्सेशन को ऐसे टर्न किया गया कि आप अपनी बेसिक नीड पर ही गिल्ट फील करने लगे। और अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इंसान अपनी नीड सप्रेस कर सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक आप रिलेशनशिप में हैं और गर्लफ्रेंड काफ़ी फूडी है, और वो अगर खाने के बारे में बात करे कि मुझे ये खाना खाना है, वो फरमाइश करे, तो बॉयफ्रेंड कहता है कि यार तुम हर वक्त खाने की बात करती रहती हो, इतना पैसा कहाँ से लाऊं जितना तुम खाती हो। तो या फिर वो यहाँ पर ऐसी चीज़ें कंडक्ट हो जाएं कि वो आपको इसी बात के ऊपर मैनिपुलेट करने लगे। तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम से उस जो इमोशंस की वजह से चीज़ें सप्रेस होना शुरू हो जाएंगी रिलेशनशिप में, और फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप डिस्टेंट होने लगेगा, क्योंकि जहाँ फीलिंग जो है छुपाई जाना शुरू हो जाएगी। और अपनी बाउंड्रीज़ को इंसान तोड़ भी सकता है, और सिर्फ इसीलिए चुप रह सकता है ताकि सामने वाला इंसान अपसेट ना हो, वो रिलेशनशिप छोड़ के ना चला जाए। और इसी तरह से कई बार इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप को कंडक्ट करना ही नहीं चाहता, सामने वाला उसका सिर्फ एक यूज़ करना चाहता है। अब वो यूज़ करने के लिए सामने वाले के पास जाके तो नहीं कह सकता कि मैं आपके साथ में फ़िज़िकल या इंटीमेट या जो है इस तरह का कोई जो है इरादा रखता हूँ आपके बारे में, या आपके साथ ऐसा करना चाहता हूँ। तो वो आपको गिल्ट ट्रैप में फंसाना शुरू करेगा, आपको मैनिपुलेट करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे से उस मुद्दे पर आ जाएगा बाद में। और धीरे धीरे से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस रॉ में बह रहे हैं, कैसे आप मैनिपुलेट हो पा रहे हैं। आप जो है जब तक वो सामने रहेगा आप कुछ और बने रहेंगे, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, और जैसे ही वो सामने से दूर जाएगा या कन्वर्सेशन ऑफ होगी, आईबी से आप बाहर आ जाएंगे, तब आप जो है महसूस करेंगे कि आप जो है वहाँ पर कुछ और थे और यहाँ पर कुछ और। तो ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके साथ में मैनिपुलेशन चल रही होती है, और जो हिडन मैनिपुलेशन होती है उसमें इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि क्योंकि सामने वाला आपसे सीधे तरीके से डिमांड नहीं कर रहा होता, आपको घुमा फिरा रहा होता है बातों के साथ। लेकिन क्या हर एडजस्टमेंट हेल्दी होता है? तो जवाब होगा कि नहीं। एडजस्टमेंट रिलेशनशिप का नेचुरल पार्ट हो सकता है, लेकिन एडजस्टमेंट और सेल्फ
इरेजर में फ़र्क होता है। हेल्दी एडजस्टमेंट में दोनों लोग एक दूसरे को स्पेस देते हैं। कभी आप एडजस्ट करते हैं और कभी सामने वाला, कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कभी सामने वाला। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा एक ही इंसान करे तो दूसरा इंसान उस सैक्रिफाइस को नॉर्मल समझने लगता है, तो ये बैलेंस नहीं होता। और अगर जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करें तो आपको गिल्टी फील करवाया जाए, तो फिर सवाल उठता है कि क्या सामने वाला मेरी काइंडनेस को मेरी ऑब्लिगेशन समझने लगा है। तो यहाँ हमारा फोर्थ पिलर एक बार फिर से एक साथ नज़र आते हैं, यानी कि एक्सेस। सामने वाला या सामने वाले को पता है कि आपको किस बात की परवाह है, आप किस चीज़ से हर्ट होते हैं और आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्या है। और जो ट्रस्ट है, आप उसकी बात को इम्पॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए उसका एक्यूजेशन आपके लिए रैंडम स्ट्रेंजर की बात नहीं होती। एक्सप्लॉयटेशन वो आपकी एम्पैथी, आपकी लॉयल्टी, आपका ग्रेटिट्यूड और आपके गुड पर्सन बनने की नीड, इन सब को प्रेशर के लिए यूज़ कर सकता है। अब देखेंगे कंट्रोल और फाइनल रिजल्ट। आप अपने डिसीजंस उसकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेने लगते हैं। यही वजह है कि गिल्ट ट्रैप को सिर्फ किसी ने मुझे गिल्टी फील करवा दिया कहकर इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कि गिल्ट के बाद क्या हुआ। क्या आपने अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ दिया? क्या आपने अपने डिसीजंस को बदल दिया? क्या आपने अननेसेसरी अपॉलॉजीज़ की? क्या आपने नीड्स को सप्रेस कर दिया? क्या आपने सामने वाले के रिएक्शन से डर कर फ्यूचर में पहले ही हाँ कहने लगे आप पहले से ही? और अगर रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो गिल्ट सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाता, वो बिहेवियर कंट्रोल करने का एक मैकेनिज़्म बन जाता है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि गिल्ट ट्रैप कभी कभी रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों के साथ चल सकता है। कि आपने सामने वाले की मान ली, लेकिन सडनली वो नॉर्मल प्यार, अटेंशन, स्वीटनेस, और मुझे तो पता था तुम मुझे समझोगे, लेकिन आपने जो है मना कर दिया, तो एकदम कोल्डनेस, एंगर, साइलेंस, डिसअपॉइंटमेंट, और तुम बदल गए हो। अब ब्रेन जो है वो धीरे धीरे कनेक्शन बना सकता है। अगर मैं उसकी बात मानूंगा तो मुझे इमोशनल पीस मिलेगी, और अगर मैं मना करूँगा तो इमोशनल पनिशमेंट मिलेगी। जैसे एक रिलेशनशिप में एक वाइफ को अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने की आदत है और वो शाउट करती रहती है सारा दिन, तो हस्बैंड क्या सोचेगा कि मैं अगर इसकी अंट संट बातों को मान लूँगा तो ये शाउट कम करेगी या गालियाँ कम देगी, तो वो क्या है, वो दबना शुरू हो जाएगा और अपने जो डिसीजंस हैं जो एज ए मैन उसको लेने चाहिए, जो एज ए जो हेड ऑफ द फैमिली, उसको फैमिली को जिस डिसीजंस की ज़रूरत है वो लेने के बजाय अपनी वाइफ्स के सामने अपने इमोशंस को सरेंडर कर देगा और जो है डाउन हो जाएगा, इसलिए कि फजीता हो जाएगा। तो फजीते से बचने के लिए वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वाइफ को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो है मुझसे दबता है, अगर मैं फजीता करती हूँ तो ये मुझसे दबता है, क्योंकि मैं 4 लोगों में जाने की धमकी दूँगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दूँगी, तो ये सोचेगा कि अगर इसने झूठी कंप्लेंट भी कर दी मान लीजिए, तो जो है पुलिस वाले एकदम तो नहीं देखेंगे कि सच्चा कौन है। तो पहले अगर कंप्लेंट फ़ाइल हो जाती है, या मान लीजिए पहले जो है रिपोर्ट फाइल होती है अगेंस्ट में कुछ भी, वो ऐसा कुछ या 4 लोगों के सामने हस्बैंड को जलील करती है, तो हस्बैंड को ये डर लगेगा कि मेरी जो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो जो है वो उसकी गलत बातों को भी मजबूरन मानता है। तो ये क्या हुआ कि सामने वाला आपको मैनिपुलेशन करता जा रहा है और आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते जा रहे हैं। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं रहा। ये जो चल रहा है ये मैनिपुलेशन के ज़रिए कनेक्शन चल रहा है, तो इसे आप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं कह सकते। और जो है यही जो चीज़ है, यानी कि कंडीशनिंग, इंसान को फ्यूचर में भी अपनी चॉइस को फ्रीली लेने से रोक सकती है। और अब सामने वाला
कुछ कहने के लिए भी नहीं, आप पहले से ही सोच लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मैं कुछ कहूँगा फ़ौरन फजीदा हो जाएगा, मुझे ये कह देना चाहिए कि वरना फिर प्रॉब्लम होगी। तो वो पहले ही दब के चलना शुरू कर देगा इंसान, यानी कि कंट्रोल बाहर जो है उसको आने ही नहीं देगा कभी भी। तो इस साइकिल को तोड़ना कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले पॉज। जब आपको अचानक गिल्ट फील हो, फ़ौरन डिसीजंस मत लीजिए और ख़ुद से पूछिए कि मैं एग्जैक्टली मैंने क्या किया। फैक्ट को लिखिए, इमोशन को जो है फैक्ट मत सोचिए। मुझे गिल्टी फील हो रहा है और मैंने गलत किया, दोनों सेम स्टेटमेंट नहीं है। आपको गिल्टी फील हो सकता है और फिर भी आपने गलत नहीं किया हो। इसी तरह कभी कभी आपको गिल्ट फील ना हो और फिर भी आपने वाकई किसी को हर्ट किया हो। इसीलिए फीलिंग को एविडेंस समझना बंद कर दीजिए। एविडेंस बिहेवियर और फैक्ट से आते हैं। तो जो है, अगर आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने वाकई में गलती की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। सिंपल, कि हाँ भाई मेरी गलती थी, हाँ भाई मुझे अफसोस है, मैं इसे करेक्ट कर लूँगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर बिगड़ गई है तो वो सुधारी भी जा सकती है। लेकिन अगर आपसे गलती नहीं हुई तो सिर्फ इसलिए अपॉलॉजी मत कीजिए कि सामने वाला अपसेट है। आप रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम हर्ट हो, लेकिन मेरी बाउंड्रीज़ फिर भी वैलिड है। ये सेंटेंस गिल्ट ट्रैप के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन सकता है, क्योंकि इसमें एम्पैथी भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। आप सामने वाले की फीलिंग को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसकी फीलिंग को अपने डिसीजंस का ऑनर नहीं बनने दे रहे, और यहीं से गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलने की एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना कि मुझे गिल्टी फील करवाया जा रहा है काफ़ी नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उस मोमेंट में अपने आप को संभालना। क्योंकि जब सामने वाला इमोशनल हो तो उसकी आवाज़ बदल जाए, या जब वो चुप हो जाए, जब वो कहे कि ठीक है जो तुमने सही लगे वो कर लो, और उसके अल्फाज के पीछे आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस होना शुरू हो, तो आपके अंदर से तुरंत एक आवाज़ आती है कि नहीं, शायद मुझे मान लेना चाहिए। यहीं पर आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच डिफरेंस समझना होगा कि सामने वाला अपसेट है, ये एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो अपसेट होना है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ नहीं है कि आप गलत हैं। क्योंकि उसकी डिसअपॉइंटमेंट रियल हो सकती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आपको अपनी बाउंड्री तोड़ने की ज़रूरत नहीं। और इसी जगह एक हेल्दी रिस्पॉन्स कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बात से तुमको बुरा लगा, लेकिन मैं इस डिसीजंस के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो नोटिस कीजिए कि आपने किसी की फीलिंग को इंसल्ट नहीं किया, आपने उसकी फीलिंग्स को डिनाई नहीं किया, लेकिन आपने अपनी चॉइस भी सरेंडर नहीं की। ये एक इमोशनल मैच्योरिटी है। लेकिन अगर सामने वाला बार बार कहे कि तुमने मेरी फीलिंग की कोई परवाह नहीं की, तो आपको तुरंत अपना कैरेक्टर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कामली पूछ सकते हैं कि तुमने एग्जैक्टली किस बात से लगा कि मुझे तुम्हारी फीलिंग की परवाह नहीं है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे कन्वर्सेशन इमोशनल एक्यूजेशन से स्पेसिफिक इशू की तरफ आ सकती है, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है वो वेग एक्यूजेशन को पसंद जो है करती है, क्योंकि तुम जो है वो हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी नहीं समझते, तुमको किसी की परवाह नहीं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको डिफेंड करते रहेंगे, पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो कन्वर्सेशन फैक्ट की तरफ आ जाती है, और फैक्ट के साथ आपको समझने का मौका मिलता है कि वाकई आपकी कोई गलती थी या है,
या सिर्फ गिल्ट को क्रिएट किया जा रहा है आपके साथ में। एक और इम्पॉर्टेंट साइन है, वो है मूविंग गोल पोस्ट्स। यानी कि कभी कभी आप सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और आप उसकी एक डिमांड मान भी लेते हैं, लेकिन फिर एक नई डिमांड सामने आ जाती है और वो भी आप मान लेते हैं, फिर तीसरी आती है और फिर आपको लगता है कि मैं जितना करता जा रहा हूँ उतना ही कम पड़ता जा रहा है। यहाँ रुक कर देखना ज़रूरी है कि क्या रिलेशनशिप में जेन्युइनली एक प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है या आपकी कंप्लाइंस को ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जा रहा है। पहले बस इतना कर दो, फिर अगर तुम सच में केयर करते हो तो ये भी करो, और फिर जब तुम या तुमने इतना कर ही दिया है तो ये भी कर दो, ये क्या बड़ी बात है। और धीरे धीरे जो चीज़ शुरू में आपके लिए अनएक्सेप्टेबल थी वो नॉर्मल बनने जा रही है और बन जाती है। ये पैटर्न जो है वो स्पेशली डेंजरस हो सकता है क्योंकि हर इंडिविजुअल स्टेप छोटा हो लगने लगता है, लेकिन पूरा पैटर्न बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब एक और कैटेगरी देखेंगे कि वो है वर्क प्लेस, क्योंकि गिल्ट ट्रैप सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं होता, ये ऑफिसेज में भी हो सकता है। आपका कलीग्स बार बार आपको काम देता रहता है और आप कहते हैं कि मैं ऑलरेडी ओवरलोडेड हूँ। वो कहता है टीम के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या। आप मैनेजर हैं, आप एम्प्लॉय से एक रूल फॉलो करवाते हैं, वो कहता है आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। आप रूल इन्फोर्स करने से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यहाँ भी इमोशन को जो प्रोफेशनल इशू के साथ में मिक्स करके आपको डिसीजन से हटाने की कोशिश हो सकती है, और इसीलिए हर गिल्ट जो है वो इंड्यूसिंग सिचुएशंस में जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो नहीं होती, क्योंकि ये जो है ये फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, मैरिजेस में भी हो सकता है, और रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, और पेरेंट और चाइल्ड के डायनामिक में भी हो सकता है, और सोशल सर्कल में भी। क्योंकि मैनिपुलेशन का टारगेट रिलेशनशिप नहीं होता, मैनिपुलेशन का टारगेट होता है इंसान की साइकोलॉजी। और यहाँ एक और सवाल आता है कि क्या मैनिपुलेटर हमेशा कॉन्शियसली प्लान करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर गिल्ट जो है इंड्यूसिंग बिहेवियर को देखकर ये कॉन्क्लूड नहीं करना चाहिए कि सामने वाला बैठकर स्ट्रैटेजी बना रहा था, क्योंकि कुछ लोग इमोशनली इमेच्योर होते हैं, कुछ लोग अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करना नहीं जानते, कुछ लोग खुद भी गिल्ट बेस्ड इन्वायरमेंट में पले हुए होते हैं और वही कम्युनिकेशन पैटर्न रिपीट करते हैं। इसीलिए हम किसी एक सेंटेंस को और उसके बेसिस पर किसी को मैनिपुलेटर लेबल नहीं करेंगे, क्योंकि पैटर्न्स देखना ज़रूरी है और इंटेंट का फाइनल जजमेंट नहीं। इम्पैक्ट और जो है रेप्यूटेशन को देखेंगे कि क्या ये रिपीटेडली हो रहा है या क्या आपकी बाउंड्रीज रिपीटेडली पनिश होती हैं, क्या जो गिल्ट है वो रिपीटेडली आपके डिसीजंस को चेंज करवा रहा है, क्या सामने वाला अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय आपको हर बार रिस्पॉन्सिबल बना देता है। और हाँ, तो अवेयरनेस ज़रूरी है। और अब गिल्ट ट्रैप जो है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट तरीका, नो को एक्सप्लेन करते रहना बंद कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम अपनी बाउंड्रीज़ इतनी एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाले को हर एक्सप्लेनेशन के अंदर नया आर्गुमेंट मिल जाता है और आप कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि, वो कहता है तो फिर ये रीज़न सॉल्व करो। आप जो है दूसरा रीज़न देते हैं तो वो उसका भी सॉल्यूशन दे देता है, फिर आप तीसरा देते हैं तो वो चौथा, और आखिर में आपकी बाउंड्रीज़ को जो है डिबेट बन जाती है आपकी बाउंड्रीज़। और कभी कभी सिंपल आंसर काफ़ी है, नहीं मैं इस बार अवेलेबल नहीं हूँ। बस आपको अपनी बाउंड्रीज़ का जो कोर्ट रूम में प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। आपका जो नो है वो हर बार डिफेंस आर्गुमेंट नहीं मांगता। और अगर सामने वाला कहे कि तुम बदल गए हो, तो
अपने आप से पूछिए कि क्या मैं वाकई में बदल गया हूँ या मैं सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ बदली है मैंने। क्योंकि कभी कभी जब आप पहली बार अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो जो लोग आपकी अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी के आदी हो चुके होते हैं उन्हें आपका हेल्दी बाउंड्रीज़ रखना बदल जाना लग सकता है। लेकिन हर चेंज बुरी चीज़ नहीं होता, कभी कभी आपका चेंज ही आपकी हीलिंग होती है। तो अगर आपको अब ये समझ आ गया है कि हर गिल्ट आपकी गलती का प्रूफ नहीं होता, तो अगला सवाल बहुत प्रैक्टिकल है कि अगर मुझे बार बार गिल्टी फील करवाया जा रहा है तो मैं इस साइकिल को कैसे तोड़ूं। तो सबसे पहले अपनी फीलिंग और फैक्ट को अलग अलग कीजिए, क्योंकि जब गिल्ट आ जाए तो फ़ौरन डिसीजंस मत लीजिए। खुद से पूछिए कि मैं एग्जैक्टली मैंने क्या किया, ना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। ये मत कीजिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों को अलग कीजिए। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया था और फिर बिना वजह के प्रॉमिस तोड़ दिया तो हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए, आपको अपना बिहेवियर करेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी कैपेसिटी के मुताबिक किसी की रिक्वेस्ट को मना किया तो सामने वाले की डिसअपॉइंटमेंट को ऑटोमेटिकली अपनी गिल्ट मत बनने दीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो लेकिन दूसरे के इमोशन की ऑनरशिप मत लो। आप कह सकते हैं कि मुझे अफसोस है कि तुम हर्ट हुए, लेकिन मेरा डिसीजंस फिर भी यही है। ये सेंटेंस बहुत कुछ क्लियर कर देता है। आप एम्पैथी रख सकते हैं लेकिन गिल्ट के प्रेशर में सरेंडर नहीं कर रहे आप। तो आप दूसरा स्टेप क्या लें, यानी कि पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एक इंसिडेंट को देखिए लेकिन सिर्फ एक इंसिडेंट पर फाइनल जजमेंट मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद ये देखिए कि क्या ये बार बार होता है और हर बार जब आप ना कहते हैं क्या गिल्ट आता है। हर बार जब आप अपनी नीड को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आपको सेल्फिश कहा जाता है, या हर डिसएग्रीमेंट के बाद क्या आप ही अपॉलॉजी करते हैं। क्या सामने वाला कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या उसकी फीलिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपकी फीलिंग हमेशा ओवर रिएक्शन बन जाती है। अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो प्रॉब्लम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, पैटर्न को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप, स्पेसिफिक कन्वर्सेशन कीजिए। मैनिपुलेशन का जवाब हमेशा साइलेंस नहीं होता, कभी डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी ज़रूरी होती है, लेकिन कन्वर्सेशन एक्यूजेशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से शुरू कीजिए। ये मत कहिए कि तुम मैनिपुलेटर हो, इसके बजाय कहिए कि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं किसी बात के लिए मना करता हूँ तो मुझे बार बार गिल्टी फील करवाया जाता है। फिर एग्जाम्पल दीजिए कि जब मैंने उस दिन मना किया था तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। फिर बाउंड्रीज़, कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ लेकिन हर डिसएग्रीमेंट को मेरी लैक ऑफ केयर मत बनाओ। ये कन्वर्सेशन को पर्सनली अटैक से बिहेवियर के लेवल पर ला कर रखता है। अब है चौथा स्टेप, यानी कि रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व कीजिए। यानी कि यहाँ असली टेस्ट शुरू होता है कि आपने रिस्पेक्टफुली अपनी बात को कह दी। अब सामने वाला क्या करता है, क्या वो रुक कर सोचता है, क्या वो कहता है कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम पर इतना प्रेशर आ रहा है, या क्या वो अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है, या वो तुरंत नया गिल्ट को क्रिएट करता है आपके लिए। अब तुम मुझे मैनिपुलेटर कह सकते हो, तुमने मेरी फीलिंग को फिर से इग्नोर कर दिया। देखो, प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर है। अगर हर कन्वर्सेशन के आखिर में फिर आपको ही गिल्टी बना दिया जाए तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हेल्दी कम्युनिकेशन में फीडबैक के बाद एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। मैनिपुलेटिव पैटर्न्स में फीडबैक कभी कभी आपके ख़िलाफ़ यूज़ होने लगता है। अब पांचवा स्टेप अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि अपनी बाउंड्रीज़ को कंसिस्टेंट रखिएगा, क्योंकि बाउंड्रीज़ जो है वो सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है,
उसका फॉलो थ्रू भी ज़रूरी होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इस टोन में कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं करूँगा और सामने वाला वही टोन कंटिन्यू करता है, तो आप कन्वर्सेशन को रोक सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, तो बार बार गिल्ट के बाद अपना जो डिसीजंस है उसको रिवर्स कर देना, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ को वीक बना सकता है ये। और क्योंकि सामने वाला सीख सकता है, थोड़ा इमोशनल प्रेशर डालो, इवेंचुअली या मान जाएगा, यानी कि ये इंसान मान जाएगा। और यही साइकिल दोबारा अगर रिपीट होती है, तो इसीलिए बाउंड्रीज़ का मतलब दूसरे को कंट्रोल करना नहीं होता। बाउंड्रीज़ का मतलब है कि मैं अपने बिहेवियर के बारे में डिसाइड कर रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको हर इंसान को कन्विंस करना ज़रूरी नहीं है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। कुछ लोग आपकी बाउंड्रीज़ को सेल्फिशनेस कहेंगे, कुछ लोग आपको इंडिपेंडेंस को, जो आपकी इंडिपेंडेंस है उसको एटीट्यूड कह देंगे, कुछ लोग आपका जो नो है वो सुनकर कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। और आप हर बार अपनी गुडनेस को प्रूव करते करते आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे दूसरों की अप्रूवल के पास चला जाएगा। इसीलिए कभी कभी आपको मिसअंडरस्टूड होने की पॉसिबिलिटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और हर इंसान आपको समझे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद को समझते हैं या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर गिल्ट ट्रैप का पैटर्न लॉन्ग टर्म हो चुका है, तो आप रिपीटेडली कंफ्यूज हैं कि आपको अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, या ये सिचुएशन जो है इसमें थ्रेट्स, फाइनेंशियल प्रेशर, आइसोलेशन, हरासमेंट या सीरियस इमोशनल अब्यूज़ भी शामिल हो गया है। तो सब कुछ अकेला हैंडल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी ट्रस्टेड और सेंसिबल पर्सन से बात कीजिए, यानी कि प्रोफेशनल काउंसलिंग या अप्रोप्रिएट सपोर्ट भी ली जा सकती है। लेकिन हेल्प लेना भी कोई वीकनेस नहीं है। तो कभी कभी क्लियर पर्सपेक्टिव हासिल करना जो है प्रोटेक्शन का हिस्सा होता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अब जो है इस पूरे एपिसोड की इम्पॉर्टेंट बात को एक लाइन में समझेंगे, तो आपको जो गिल्ट फील अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिल्टी हैं। पहले देखिए कि गलती क्या हुई, फिर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फिर देखिए कि क्या सामने वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स का बोझ आपके ऊपर डाल रहा है, और फिर क्या ये एक इंसिडेंट है जो रिपीटेडली पैटर्न में है। ये 4 सवाल आपको इमोशनल कन्फ्यूजन से निकाल कर रियलिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं, और यही अवेयरनेस गिल्ट ट्रैप के अगेंस्ट आपकी पहली प्रोटेक्शन होगी। हमने अब तक ये देखा कि गिल्ट ट्रैप क्या है, ये कैसे काम करता है, और कौन से इमोशनल जो बटन्स प्रेस किए जा सकते हैं इसमें, और कैसे एक इंसान धीरे धीरे अपने डिसीजंस को दूसरे के रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर सकता है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल है कि अगर मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ गिल्ट ट्रैप हो रहा है, तो मुझे क्या हर रिलेशनशिप को तोड़ देना चाहिए? तो जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि हर डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन मैनिपुलेशन नहीं होती, हर इमोशनल जो पर्सन है वो मैनिपुलेटर नहीं होता, हर गिल्ट फीलिंग अब्यूज़ नहीं होती, हर डिसएग्रीमेंट का मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए इस सीरीज़ का पर्पस जो है वो किसी भी इंसान को सिर्फ एक लेबल देना नहीं है, पर्पस है पैटर्न को पहचानना। क्योंकि अगर हम हर अनकंफर्टेबल बिहेवियर को मैनिपुलेशन कह देंगे, तो जेन्युइनली अकाउंटेबिलिटी भी मैनिपुलेशन लगने लगेगी। और अगर हम हर मैनिपुलेशन को बस रिलेशनशिप का नॉर्मल पार्ट है कहकर इग्नोर कर देंगे, तो फिर रियल हार्म को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप में गिल्ट का क्या रोल हो सकता है? तो मान लीजिए कि आपने किसी अपने से जो है गुस्से में बहुत हार्श बात कह दी, बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसे बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप
सामने वाले से कह सकते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे अफ़सोस है और मैं अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करूँगा। ये जो गिल्ट है आपकी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा ये आपको रिपेयरिंग की तरफ लेकर जाता है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सामने वाले को हर्ट जो हुआ है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और फ्यूचर में बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हेल्दी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। लेकिन गिल्ट ट्रैप में आपको बार बार ये प्रूव करना पड़ता है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। आप एक इंसिडेंट के लिए नहीं, आप पूरी आइडेंटिटी के लिए गिल्ट फील करने लगते हैं। तो ये डिफरेंस यही है। हेल्दी अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है कि तुमने ये क्या किया, इससे मुझे हर्ट हुआ। गिल्ट मैनिपुलेशन क्या कर सकता है क्वेश्चन है, तो तुम ऐसे इंसान ही हो। हेल्दी अकाउंटेबिलिटी में बिहेवियर को एड्रेस कर किया जाता है कि मैनिपुलेटिव गिल्ट जो है वो कभी कभी आइडेंटिटी को अटैक करने लगती है और हेल्दी अकाउंटेबिलिटी कहती है कि इस बिहेवियर को चेंज करो। गिल्ट ट्रैप कह सकता है कि अगर तुम अच्छे होते तो कभी करते ही नहीं ऐसा, और जब किसी इंसान को आइडेंटिटी को रिपीटेडली अटैक किया जाए तो बिहेवियर इम्प्रूव करने के बजाय खुद को डिफेंड करते रह सकता है वो इंसान। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गिल्ट और शेम में भी फ़र्क है। तो गिल्ट जो है वो मैंने गलत किया और शेम है कि मैं ही गलत हूँ। ये डिफरेंट बहुत पावरफुल है दोनों, क्योंकि डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जो गिल्ट है वो आपको कह सकता है कि मुझे अपना बिहेवियर करेक्ट करना है। शेम आपको कहेगी मेरे अंदर ही कुछ ख़राबी है। और अगर कोई बार बार आपको शेम की तरफ पुश कर रहा है तो आपकी सेल्फ ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। और इसीलिए जब कोई आपसे कहे कि तुमने गलत किया है तो रुक कर देखिए कि क्या वो आपका बिहेवियर की बात कर रहा है या आपको पूरा का पूरा गलत इंसान बना रहा है। ये डिस्टिंक्शन है ये आपको बहुत कुछ समझाने में हेल्प करती है। तो अब हम फोर्थ पिलर को एक फाइनल जो है प्रैक्टिकल लेंस से देखें, यानी कि एक्सेस कि किसके पास आपकी इमोशनल इन्फॉर्मेशन है। कौन जानता है कि आपको किस बात से सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है। ट्रस्ट, किस बात आप बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसकी बात, और किसकी अप्रूवल आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। एक्सप्लॉयटेशन, कि क्या कोई आपकी जो एम्पैथी है, आपकी लॉयल्टी, आपकी ग्रेटिट्यूड या आपके गुड पर्सन बनने की जो नीड है उसको रिपीटेडली यूज़ कर रहा है। और कंट्रोल, यानी कि फोर्थ पिलर जो है, और जो फाइनल क्वेश्चन भी है कि क्या आप अपनी चॉइस इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि जेन्युइनली आप डिसीजंस जो रिकंसीडर किया है आपने, या इसलिए क्योंकि आप सामने वाले के इमोशनल रिएक्शन से बचना चाहते हैं। अगर दूसरा आंसर बार बार आ रहा है तो रुककर पैटर्न को देखना ज़रूरी है। और एक और चीज़, जो कि गिल्ट ट्रैप सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता जो इमोशनली वीक होते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे एजुकेटेड लोगों के साथ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोगों के साथ, इंडिपेंडेंट लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स में, मैरिज में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में, और कहीं भी। क्योंकि मैनिपुलेशन का बेसिस ये नहीं है कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है, बेसिस ये हो सकता है कि सामने वाले को आपकी इमोशनल वैल्यू का एक्सेस कितना है। जहाँ ट्रस्ट है वहाँ इन्फ्लुएंस हो सकता है या होता है, जहाँ इन्फ्लुएंस है वहाँ मिसयूज़ की पॉसिबिलिटी भी है, और इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अवेयरनेस का मतलब हर किसी पर शक करना नहीं है, हर इमोशनल कन्वर्सेशन को मैनिपुलेशन कहना नहीं, और हर रिलेशनशिप से भाग जाना भी नहीं। अवेयरनेस का मतलब है ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन, वेरीफाई, बाउंड्रीज रखना, और फिर पैटर्न्स को देखना। क्योंकि एक सेंटेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिपीटेशन, कि एक आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल डायनामिक, और एक अपॉलॉजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिहेवियर का एक्चुअल चेंज, और एक प्रॉमिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैटर्न का रिपीटेड ना होना। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको हर बार कोई गिल्ट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बार जब कोई आपको गिल्ट फील करवाए तो फ़ौरन सॉरी मत बोलिए, फ़ौरन हाँ मत बोलिए,
फ़ौरन अपना डिसीजंस को रिवर्स मत कीजिए, बस रुक कर पूछिए कि मैं एक्चुअल में मैंने क्या गलत किया। और अगर जवाब क्लियर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लेकिन अगर जवाब सिर्फ ये है कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा तो फिर रुक जाइए, क्योंकि किसी का आपसे नाराज़ होना और आपका गलत होना दोनों अलग चीज़ें हैं। और शायद गिल्ट ट्रैप से बाहर निकलने की पहली आज़ादी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आपने गिल्ट को ब्लाइंडली ओबे करना बंद करके उसे क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। लेकिन गिल्ट ट्रैप को समझने के बाद भी एक सवाल रह जाता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जेन्युइनली गिल्टी है या सिर्फ मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसका जवाब इसके एक सेंटेंस में नहीं मिलेगा। आपको अपने आप से कुछ सीधे सवाल करने पड़ेंगे। सबसे पहला, मैंने क्या किया। दूसरा, क्या मैंने एक्शन ऑब्जेक्टिवली गलत था या सिर्फ सामने वाले को पसंद नहीं आया। तीसरा क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि अगर इसी सिचुएशन में कोई दोबारा इंसान होता है तो क्या मैं उसे भी गिल्टी कहता। और चौथा, अगर मैं सामने वाला इंसान मुझसे नाराज़ ना होता तो क्या मैं फिर भी अपने डिसीजंस को गलत मानता। ये आखिरी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी हम अपने डिसीजंस को इसीलिए गलत समझने लगते हैं क्योंकि सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन किसी का आपके डिसीजन से डिसएग्री करना उस डिसीजंस को ऑटोमेटिकली रॉन्ग नहीं बनाता। एक और रियलिटी चेक, अगर आप किसी को जेन्युइनली हर्ट करते हैं तो हेल्दी रिस्पॉन्स क्या होगा। आप सुनेंगे, समझेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूरत हो तो अपॉलॉजी करेंगे और बिहेवियर को चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी बाउंड्री रखी है और सामने वाला आपको बार बार गिल्टी बनाता रहा तो हेल्दी रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ लेकिन मैं अपनी बाउंड्री को मेंटेन करूँगा। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये इमोशनल क्लियरिटी है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए हमको कि काइंड होना और कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहना एक ही चीज़ नहीं होता। लॉयल होना और ब्लाइंडली ओबे करना एक ही चीज़ नहीं है। फॉरगिव होना और बार बार सेम बिहेवियर टॉलरेट करना एक ही चीज़ नहीं है। केयरिंग होना और दूसरों की हर इमोशनल डिमांड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेना एक ही चीज़ नहीं है। जब ये डिफरेंस क्लियर हो जाए तो गिल्ट का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे अपनी पावर को लूज़ करता है। और अगर आपको लगता है कि आप खुद भी कभी कभी दूसरों को गिल्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं तो खुद पर भी लगाइए, क्योंकि क्या आप कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना किया ताकि सामने वाला आपकी बात मान ले। क्या आप कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि सामने वाला अपनी बाउंड्री को तोड़ दे। क्या आप भी कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ताकि तुम अपनी बात को मनवा सको। क्या आप भी किसी के को जो है रिफ्यूज़ करते हो या रिफ्यूज़ल करते हो कि तुम सेल्फिश हो, कि मैं कन्वर्ट कर देते हो। क्या तुमने ऐसा किया है क्या कभी। अगर हाँ तो अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुझे मैनिपुलेशन से बचना है। अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि मुझे किसी और के इमोशंस को वेपन नहीं बनाना, क्योंकि मैनिपुलेशन को एक्सपोज करना तभी मीनिंगफुल है जब हम उस पैटर्न को अपने अंदर भी पहचान सकें। और इस्लाम हमें इसी जगह एक इम्पॉर्टेंट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि किसी इंसान पर इमोशनल प्रेशर डालकर उसकी मर्ज़ी को तोड़ना सिर्फ इसलिए कि वो हमारी बात को मान ले, ये हेल्दी रिलेशनशिप का मॉडल नहीं हो सकता। दीन हमें जुल्म से बचाने के साथ साथ अपने नफ्स को भी चेक करने की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या मेरे साथ मैनिपुलेशन हो रही है, सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या मैं अपनी इमोशनल नीड के लिए किसी दूसरे इंसान को गिल्ट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर जवाब हाँ है तो करेक्शन वहीं से शुरू होनी चाहिए। अब इस पूरे एपिसोड को एक सिंपल पिक्चर में समझेंगे तो एक इंसान आपके पास आता है, उसके पास आपका एक्सेस है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपकी एम्पैथी, लॉयल्टी, ग्रैटिट्यूड या फियर को एक्सप्लॉइट करता है और धीरे धीरे आपका डिसीजंस पर कंट्रोल स्टैब्लिश होने लगता है। और यही 4 पिलर्स हैं
और गिल्ट ट्रैप में ये चारों पिलर्स एक दूसरे से जुड़कर काम कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो याद रखिएगा, गिल्ट को क्वेश्चन कीजिए और हर गिल्ट को रिजेक्ट नहीं, लेकिन हर गिल्ट को ब्लाइंडली ओबे नहीं। पहले देखिए कि गलती क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पैटर्न क्या है और आपका डिसीजंस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, फियर से, अप्रूवल से, इमोशनल पनिशमेंट से या जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और शायद गिल्ट ट्रैप का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपको अच्छा इंसान बनने के लिए हर इंसान को खुश करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं और आप भी नो कह सकते हैं। आप किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, आप भी बाउंड्रीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं और फिर भी आप किसी डिमांड को रिफ्यूज़ कर सकते हैं और आप किसी की फीलिंग को समझ सकते हैं और आप भी उन फीलिंग्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेने से इनकार कर सकते हैं। ये कोल्डनेस नहीं है, ये इमोशनल क्लैरिटी है। और जब आप अपनी क्लैरिटी को गिल्ट के प्रेशर में बार बार सैक्रिफाइस करना बंद कर देते हैं, तब मैनिपुलेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेन टूटना शुरू हो जाती है। और जब हमने गिल्ट ट्रैप को उसके डिफरेंट पैटर्न के साथ में समझ लिया, तो एक आखिरी चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ये पैटर्न नज़र आ रहा है तो आप क्या करें। सबसे पहले आप ख़ुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अगर आपको अब रियलाइज़ हुआ है कि आप किसी के इमोशनल प्रेशर में बार बार अपने डिसीजंस को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अब एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो शायद पहले इनविजिबल था। और अवेयरनेस का पहला स्टेप खुद को पनिश करना नहीं होता, खुद को समझना होता है। अगर आप अपने आप से पूछें कि मैं किस चीज़ से सबसे ज़्यादा गिल्टी फील करता हूँ, क्या मुझे किसी को डिसअपॉइंटमेंट करने का डर लगता है, क्या मुझे रिजेक्शन का डर है, क्या मुझे सेल्फिश कह दिए जाने का डर है, क्या मुझे रिलेशनशिप लूज़ होने का डर है, क्या मुझे प्रूव करना होता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। क्योंकि जिस जगह आपको सबसे बड़ा इमोशनल फियर होता है, वहीं से कभी कभी आपको कंट्रोल करना सबसे आसान हो सकता है किसी और के लिए। दूसरा, आप अपनी जो नो है उसको समझिए कि नो का मतलब हमेशा मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है ये नहीं होता। कभी कभी नो का मतलब मैं ये नहीं कर सकता, और कभी कभी मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ होता है, और कभी कभी इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा होता है, और कभी ये मेरे वैल्यूज़ और बाउंड्रीज़ के अगेंस्ट है आपका नो। और आपको ऑटोमेटिकली बैड इंसान नहीं बनाता ये। और अगर कोई इंसान आपको हर नो के आपके कैरेक्टर के खिलाफ एविडेंस बना रहा है, तो उस पैटर्न को सीरियसली ऑब्जर्व कर लीजिए। तीसरा है कि गिल्ट के वक्त डिसीजंस को डिले कीजिए। अगर कोई आपको इमोशनली प्रेशर में ले रहा है तो तुरंत आंसर दीजिए ही मत। आप कह सकते हैं मुझे इस बात पर सोचने का वक्त चाहिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैनिपुलेशन अक्सर इमीडिएटली इमोशन रिएक्शन पर डिपेंड करती है। उसे हाथों हाथ जवाब चाहिए होता है और हाथों हाथ जवाब मौसूल करना चाहता है इमोशनल पैटर्न। और आपको जो है वो क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए आप वक्त लीजिए, क्योंकि आपको हर प्रेशर का जवाब उसी सेकंड में देना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। चौथा पैटर्न है कि डॉक्यूमेंट कीजिए उस चीज़ को, कि अगर आप रिपीटेडली कंफ्यूज हो रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट लिख कर आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके साथ में ये जो पैटर्न हो रहा है वो क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्या हुआ, आपने क्या कहा, सामने वाले ने क्या कहा, आपने क्या डिसीजन लिया और उसके बाद क्या हुआ। फिर कभी कभी जब सब कुछ सिर्फ माइंड में होता है तो मैनिपुलेशन और जेन्युइन डिसएग्रीमेंट को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप पैटर्न को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग कि गिल्ट ट्रैप से बचने का मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनली कोल्ड बन जाएं।
क्योंकि आपको एम्पैथी छोड़ने नहीं है, आपको काइंडनेस नहीं छोड़नी है, आपको रिलेशनशिप से भागना नहीं है, आपको किसी पर शक नहीं करना, बस एम्पैथी के साथ बाउंड्रीज़ को रखना सीखना है आपको। क्योंकि बिना एम्पैथी के इंसान हार्श हो सकता है, लेकिन बिना बाउंड्रीज़ के इंसान इजीली एक्सप्लॉइट हो सकता है। और हेल्दी इमोशनल लाइफ इन दोनों के बीच में बैलेंस करने का नाम है। और अब आज के एपिसोड का जो 4 पिलर हैं उसको एक बार फिर से देख ले रहे हैं कि एक्सेस यानी कि किसके पास आपका इमोशनल जो इमोशन है वो कहाँ तक किसी के पास पहुँचा, और ट्रस्ट किसकी बात आप बिना क्वेश्चन किए मान लेते हो, एक्सप्लॉइटेशन क्या कोई आपकी एम्पैथी, लॉयल्टी, ग्रैटिट्यूड या फियर को अपने फेवर में यूज़ कर रहा है, या फिर कंट्रोल क्या आप अपना डिसीजंस अपनी मर्ज़ी से लेते हैं या सामने वाले के इमोशनल रिएक्शन से बचने के लिए ले रहे हैं आप जो भी फैसले अपने लिए। अगर ये 4 चीज़ें एक पैटर्न में जुड़ी हुई नज़र आए तो स्टॉप, ऑब्जर्व, क्वेश्चन, क्योंकि हिडन मैनिपुलेशन का पहला डिफेंस अवेयरनेस है। और अगर आज की जो डिसीजंस के बाद आपको अपनी किसी रिलेशनशिप में ये पैटर्न नज़र आए तो फ़ौरन किसी को लेबल मत लगाइएगा, फ़ौरन कंफर्मेशन भी जो है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ौरन से जाके किसी को कन्फ्रंटेशन में लेकर आ रहे हैं तो अभी कंफर्म मत कीजिए उसको, पहले समझिए, पैटर्न को देखिए, फैक्ट को देखिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी देखिए कि जो मसला बिगड़ा है उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या वादे किए और आपसे क्या चीज़ें छूट रही हैं, और फिर सिचुएशन के मुताबिक मैच्योर डिसीजन ले लीजिए। क्योंकि हर डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन हर रिपीटेड इमोशनल जो प्रेशर है को उसको जो है नॉर्मल कह देना भी विजडम नहीं है। जो गिल्ट है वो एक इमोशन है और इमोशन जो है वो इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन आपका जो गिल्ट है वो आपका मास्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलती की और उससे एक्सेप्ट कीजिए, रिपेयर कीजिए और सीखिए, लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ रखी हैं तो सिर्फ किसी के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ख़ुद को क्रिमिनल मत बनाइए, क्योंकि आपको हर इंसान की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए पैदा नहीं किया गया। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हर इमोशनल बर्डन को अपने कंधों पर नहीं लीजिए। और शायद गिल्ट ट्रैप का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यही है कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है और मैं गिल्टी हूँ, इन दोनों के बीच में एक पूरी दुनिया का फ़र्क है, और उस फ़र्क को समझिए और उस पर गौर कीजिए और अपने डिसीजंस को फियर, प्रेशर और इमोशनल पनिशमेंट के बजाय ट्रूथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लियरिटी पर रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें इतनी बसीरत दे कि हम अपनी गलती को गलती कह सकें, और जहाँ पर हम ना हक गिल्ट डाले जा रहे हों, जहाँ पर वहाँ भी हक और हक के दरमियान फ़र्क को समझ सकें। अल्लाह हमें किसी पर जुल्म करने से भी बचाए और किसी के जुल्म को सहने से भी बचाए, और सिर्फ़ इसलिए नॉर्मल समझने से भी बचाए कि हम उसे लूज़ करने से डरते हैं। अल्लाह हमें हिकमत, सब्र, सेल्फ़ अवेयरनेस और हेल्दी बाउंड्रीज़ को अता फ़रमाए, और सबसे बढ़कर हमें अपने नफ्स को भी देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि हिडन मैनिपुलेशन को समझना सिर्फ दूसरों को पहचानने का नाम नहीं है, कभी कभी अपने अंदर के पैटर्न को पहचान लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम।